नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसकी पिछली वीडियो में हमने धातु अधातु चैप्टर की पूरी थ्योरी समझी थी। अब थ्योरी समझने के बाद अब हम एनसीईआरटी पैटर्न पर जो क्वेश्चन आंसर इस अध्याय से बनते हैं और एग्जाम से में आते हैं, हम उन पे क्वेश्चन बाई क्वेश्चन चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो, पहला क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में है। ध्यान रखेंगे, हम धातु की बात कर रहे हैं जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में है। वो धातु का नाम क्या है? पारा। क्या नाम है? पारा। संकेत होता है Hg। इसको हम मरकरी भी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पारा, या संकेत इसका Hg, और इसका दूसरा नाम क्या है? मरकरी। दूसरा क्वेश्चन है, चाकू से आसानी से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि धातुएं जो है उनकी हम कठोरता की बात करें तो कुछ धातुएं ऐसी हैं जो मुलायम होती हैं, जिन्हें हम चाकू की सहायता से काट सकते हैं। कौन कौन सी धातुएं हैं वो? ये है सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। ये तीन ऐसी धातुएं हैं जिनको हम चाकू की सहायता से आसानी से काट सकते हैं। मतलब ये कैसी धातुएं हैं? मुलायम धातुएं हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु जो है वो है सिल्वर यानी चांदी, और दूसरी है कॉपर। कॉपर और चांदी दोनों ही बहुत अच्छी चालक होती हैं। बिजली के तारों में, घरों में जो फिटिंग होती है उनमें हम देखते हैं कि कॉपर का यूज किया जाता है। अब सवाल उठता है, चांदी का यूज क्यों नहीं किया जाता है? चांदी का यूज इसलिए नहीं करते हम क्योंकि चांदी बहुत महंगी धातु है। अब चूंकि महंगी है इसलिए हम उसको फिटिंग में यूज नहीं कर सकते, नहीं तो पता चला चोर सबसे पहले आके क्या करेगा? आपकी बिजली की फिटिंग ही चोरी करेगा, बाकी गहने तो बाद में देखेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, ऊष्मा की कुचालक होती है, ऐसी धातु का नाम बताना है जो ऊष्मा की कुचालक है, या कहना चाहिए कि ऊष्मा की सबसे कम चालक है। तो ऐसी दो धातुएं हैं, पहली है लेड और दूसरी है मरकरी। लेड का सूत्र Pb और मरकरी का सूत्र आपने ऊपर भी देखा है, वो क्या होता है? Hg। ध्यान देंगे, क्वेश्चंस के आंसर याद करते समय आपको तत्वों के नाम, उनका प्रचलित नाम और संकेत तीनों याद करने होते हैं। यदि तीनों याद नहीं करते हैं तो परीक्षा में जब ऑब्जेक्टिव आते हैं तो हो सकता है वो प्रचलित नाम पूछ ले, या उसका जो दूसरा नाम चल रहा है वो पूछ ले, या संकेत दे दे। और यदि आपको संकेत पता नहीं है तो पता चला आप क्वेश्चन समझ ही नहीं पा रहे हैं, और क्वेश्चन नहीं समझ पाए तो आंसर भी नहीं दे पाएंगे। इसलिए ध्यान रखेंगे, आपको जैसे पारा है, पारा को हम Hg, इसका सूत्र भी याद करेंगे, और मरकरी भी कहते हैं इसको, ये भी याद करेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन चारों क्वेश्चंस के आंसर हमने यहाँ पे नीचे लिख के रखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और इसको नोट भी कर सकते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आघात वर्धनीयता या आघात वर्ध और तन्य का अर्थ बताइए। धातु एवं अधातुओं की पहचान के लिए हमने जब पिछले टॉपिक में अध्ययन किया था तो धातुओं में दो गुण पाए जाते हैं, पहला होता है आघात वर्धनीयता और दूसरा है तन्यता। आघात वर्धनीयता से यहाँ तात्पर्य ये है, आघात वर्धनीयता दो शब्दों से मिलकर बना है, आघात और वर्धनीयता। आघात का मतलब होता है पीटना, और वर्धनीयता का मतलब होता है बढ़ना। मतलब यदि हम धातुओं पर चोट करें या मारें, उनको पीटें, तो पीटने पर क्या होता है? उन धातुओं में विस्तार होता है, मतलब धातुएं बढ़ती हैं, और इस गुण के कारण धातुओं की पतली चादर बनाई जा सकती है। तो हम आघात वर्धनीयता को परिभाषित कर सकते हैं, धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें पीट कर उन्हें पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है, उसके इस गुण को हम क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता कहते हैं। धातुओं का जो दूसरा गुण है तन्य, तन्यता का मतलब होता है खींचने का गुण।
धातुओं में एक और गुण पाया जाता है जिसके द्वारा उनके पतले तार खींचे जा सकते हैं। अधातुओं में ये गुण नहीं पाया जाता है। अधातुओं को यदि हम पतले तार के रूप में खींचने का प्रयास करेंगे तो वो टूट जाएंगी, जबकि धातुओं में ये गुण पाया जाता है कि उनको खींचकर लंबे पतले तार में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं के इस गुण को हम क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? ये क्वेश्चन दो पार्ट में है और दूसरा पार्ट है इसका, आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं, अभिक्रियाशील धातु की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस निकलती है। हम एक अभिक्रियाशील धातु, मान लो हम सोडियम ले लेते हैं, ये सोडियम ले लिया। अम्ल कौन सा लेना है हमको? HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेना है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सोडियम के साथ क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? लवण प्राप्त हो जाएगा हमें NaCl, और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। अब हम इस क्रिया को बैलेंस कर लेंगे। ये तो पहले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा कि यदि हम अभिक्रियाशील धातु की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है। अब इस क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है वो है, आयरन के साथ तनु H2SO4 की क्रिया कराने पर हमें क्या मिलता है। तो आयरन लिया हमने, ये आयरन सॉलिड स्टेट में है। तनु H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? FeSO4 लवण प्राप्त होगा यहाँ पर, और साथ में हाइड्रोजन गैस मिलेगी। समीकरण लिखते समय यौगिकों की या उत्पाद और अभिकारकों की अवस्था जरूर लिखना चाहिए यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ पे इसको एक्वस स्टेट में लिखा है, FeSO4 भी एक्वस स्टेट यानी कि लिक्विड स्टेट में है, और हाइड्रोजन यहाँ गैसियस स्टेट में है, इसलिए हमने इसको गैसियस स्टेट ब्रैकेट में बनाया है। ये लिखने से आपको पता चलता है कि हम जिन पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं और जो पदार्थ क्रिया में बन रहे हैं वो कौन सी अवस्था में प्राप्त हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक को आयरन सेकेंड सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। इस क्वेश्चन का आंसर समझने के लिए आपको सक्रियता श्रेणी में जाना पड़ेगा। सक्रियता श्रेणी में हमने पढ़ा था कि तत्वों की क्रियाशीलता के आधार पर उनको हम अवरोही क्रम में जमाते हैं, जिसे हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ऊपर वाले जो तत्व हो हैं इसमें वो ज्यादा क्रियाशील है और नीचे वाले क्या है? कम क्रियाशील। यहाँ ज्यादा आएंगे और नीचे वाले कौन से हैं? कम क्रियाशील। और कम क्रियाशील जो तत्व है उनको ज्यादा क्रियाशील तत्व उनके विलयन से क्या कर देते हैं? विस्थापित कर देते हैं। ये विस्थापन क्रिया कहलाती है, हमने अध्याय 1 में भी पढ़ी है। उसी से रिलेटेड है ये कि जब हम जिंक को FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो क्या होता है? तो जिंक को आयरन सल्फेट विलयन में डालने पर हमको जिंक सल्फेट का रंगहीन विलयन प्राप्त होता है और साथ में काले भूरे रंग का आयरन मुक्त हो जाता है। ये पूरी की पूरी विस्थापन अभिक्रिया है। इस क्रिया में आप देख सकते हैं कि जिंक ने आयरन सल्फेट से आयरन को विस्थापित करके खुद उसका स्थान ले लिया है और जिंक सल्फेट बना दिया है। तो जिंक ने किसको विस्थापित कर दिया है? आयरन को विस्थापित कर दिया है। इसलिए यहाँ पे आप दो क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, एक तो ये विस्थापन क्रिया का उदाहरण भी है और साथ में ये जो क्वेश्चन है इसका भी आंसर है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? सोडियम अत्यंत क्रियाशील धातु है और ये वातावरण में ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करके आग पकड़ लेती है। दूसरा, इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि जो वातावरण में नमी है, ये नमी यानी कि H2O के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करता है। ये हमने सोडियम लिया, सोडियम के साथ किसकी क्रिया कराएंगे हम? पानी की, और यहां पर क्या बन जाएगा? Na2 यानी कि सोडियम ऑक्साइड बनके क्या बनेगा? H2। H2 जो है हाइड्रोजन अत्यंत ज्वलनशील गैस है और ये पॉपअप ध्वनि के साथ जलती है। तो ये हाइड्रोजन गैस जैसे ही जलती है सोडियम बहुत तेजी से आग पकड़ लेता है और इससे किसी प्रकार की दुर्घटना भी हो सकती है। इस दुर्घटना से बचने के लिए, इसको सुरक्षित रखने के लिए हम क्या करते हैं? सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं।
इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 वीडियो में हम इस अध्याय के सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे जो एमपी बोर्ड में या एनसीईआरटी बोर्ड में एग्जाम्स में आते हैं। इनमें आप क्वेश्चन आंसर एक साथ पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और साथ में इसके नोट्स भी बना सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।